24 साल की उस विधवा बहू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर को वह अपना सहारा समझ रही है, वही घर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कसाई खाना बन जाएगा। और जब उसके पति की तस्वीर के पीछे छिपा सच सामने आया, तो पूरे गांव के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पति की मौत के बाद एक विधवा बहू अपने ससुराल को ही अपना आखिरी सहारा मान बैठी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी के घर के लोग पहले उसके पति की मौत का राज छिपाए बैठे हैं और अब उसकी जिंदगी का सौदा करने वाले हैं। एक जवान विधवा, लालची ससुर, गंदी नजर वाला देवर और एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आज की यह कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपने ही क्यों देते हैं। आज जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई जैसी लगने वाली दास्तान है जिसे सुनकर शायद आपका इंसानियत और रिश्तों पर भरोसा उठ जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पास एक छोटे से गांव नगला नगला में हरिराम, जहां मिट्टी के कच्चे आंगन, पुराने नीम के पेड़ और शाम ढलते ही सुनसान होने वाली गलियां आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी थी। उसी गांव में रहती थी 24 साल की सुनीता। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर हल्की सी बिंदी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत की कोई भी पहली नजर में उसे सीधी सादी, संस्कारी और बेबस लड़की समझ ले। लेकिन सुनीता की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितना उसका चेहरा दिखता था। शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद ही उसके पति मोहन की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसी हादसे ने सुनीता से उसका पति ही नहीं छीना था, बल्कि उसकी हंसी, उसका हंसना, भरोसा और उसका अपना घर होने का एहसास भी छीन लिया था। मोहन की मौत के बाद सुनीता अपने ससुर रामपाल, सास देवकी और देवर जीतू के साथ उसी घर में रहती थी। गांव वाले बाहर से उस परिवार को सीधा साधा और इज्जतदार मानते थे, लेकिन उस घर की चार दीवारी के अंदर जो चल रहा था उसकी भनक किसी को, गांव वालों को नहीं थी। मोहन की मौत के बाद शुरू के कुछ दिनों तक रामपाल और देवकी सुनीता के सामने सहानुभूति का नाटक करते रहे। सास देवकी उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बिटिया तू ही इस घर की इज्जत है, तू ही मोहन की आखिरी निशानी है। ससुर रामपाल गहरी सांस भरकर कहते हैं, बहू तू चिंता मत कर, जब तक हम जिंदा हैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सुनीता उस समय सचमुच यही मान बैठी थी कि उसके पति के जाने के बाद यही लोग उसका सहारा बनेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया कि वह जिस घर की बहू नहीं है, बल्कि एक ऐसी अकेली और असहाय औरत है जिस पर कोई भी अपना हक जमाना चाहता है। घर का सारा काम सुनीता से करवाया जाने लगा। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, खेत में मजदूरों के लिए खाना ले जाना और रात तक बर्तन मांजना, ये सब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अगर कभी वह थक कर बैठ भी जाती थी तो सास ताना मारती थी, इतना ही नहीं कर सकती तो रोटी खाती थी और नखरे रानी जैसे थे। देवर जीतू, जो उम्र में उससे बस 2 साल छोटा था, हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहता था। उसकी नजरें सुनीता को एहसास कर देती थी। वह कभी कभी मांगने के बहाने छू लेता था, कभी अकेले में खड़ा होकर मुस्कुराता और कहता, भाभी भैया तो चले गए, अब कब तक ऐसे ही सफेद कपड़ों में जिंदगी काटोगी। सुनीता हर बार उसकी बात को अनसुनी कर देती थी। उसके मन में डर का बीज पड़ चुका था। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, सुनीता अपने कमरे में मोहन की पुरानी तस्वीर को लेकर रो रही थी, तभी दरवाजे धीरे से खुला। उसने सिर उठाया तो सामने जीतू खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सुनीता घबराई। उसने कहा, देवर जी इस वक्त आपको कुछ काम था। जीतू कमरे के अंदर आ गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने धीमी स्वर में कहा, भाभी कब तक अकेली रहोगी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुनीता का चेहरा फबक गया। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, देवर दरवाजा खोलो, जीतू वरना मैं चिल्लाऊंगी। जीतू हंसने लगा, चिल्लाओ, कौन आएगा, सब तो जानते हैं कि एक जवान विधवा को रातों की नींद नहीं आती है। यही सुनते ही सुनीता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी ताकत से जीतू को धक्का दिया और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर उसके सास और ससुर बाहर आ गए। सुनीता कांपती आवाज में बोली, माँ जी, देवर जी मेरे कमरे में आ गए हैं, लेकिन पहले वे आप पूरी बात कर पाती। रामपाल ने गुस्से में उसकी बात ही काट दी। चुप, हमारे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी औकात देख, जवान खून है, कहीं तूने ही उसे बहकाया होगा। सुनीता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर गोद दिया हो। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसका कोई नहीं है। अगले ही दिन घर का माहौल बदल गया। देवकी और रामपाल उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई गुनाहगार हो। जीतू खुलेआम मुस्कुराता और मौका मिलते ही कहता, भाभी अगर मेरे साथ प्यार से रहोगी तो इस घर में राज करोगी, नहीं तो कहीं की नहीं रहोगी। सुनीता ने कई बार अपने मायके फोन करने की सोची, लेकिन उसका मायका भी बहुत गरीब था। पिता पहले ही बीमार रहते थे और माँ मजदूरी करके घर चलाती थी। वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसी बीच एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार की तरफ से
मोहन के नाम पर मुआवजे की रकम आने वाली है, क्योंकि मोहन की मौत सड़क हादसे में हुई थी। ये सुनते ही रामपाल और जीतू की आंखों में चमक आ जाती है। अब उन्हें सुनीता सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि पैसों की चाबी नजर आने लगी। उसी शाम रामपाल ने सुनीता को बुलाकर कहा, बहू, मोहन के कागजों पर तेरे दस्तखत लगेंगे, तू बस वही करेगी जो हम कहेंगे। सुनीता ने मासूमियत से पूछा, बाबूजी, कागज किस बात के हैं? रामपाल ने झुल्लाकर कहा, ज्यादा सवाल मत कर, तेरा भला इसी में है कि चुपचाप साइन कर दे। सुनीता को शक हुआ, लेकिन वह डर के कारण कुछ बोल नहीं पाई थी। कुछ दिनों के बाद गांव में एक नया आदमी आने जाने लगा। उसका नाम था सुरेश मल्होत्रा। उम्र लगभग 40 साल, सफेद कुर्ता पजामा, हाथ में महंगा मोबाइल और बातों में ऐसी मिठास की सामने वाला जल्द ही उस पर भरोसा कर ले। रामपाल उसे शहर वाला बड़ा आदमी कहकर घर लाता और सुनीता से कहता, बहू, सुरेश जी हमारे बहुत बड़े मददगार हैं, इनके सामने अच्छे से रह करो। सुरेश सुनीता को अजीब नजरों से देखता था और कहता था, बहू जी, आपकी किस्मत बहुत खराब रही है, लेकिन भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा भी खोल देता है। सुनीता उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाती थी, पर उसके अंदर एक बेचैनी जरूर होने लगी थी कि एक रात उसने रसोई के पास रामपाल, जीतू और सुरेश को धीमी आवाज में बातें करते सुन लिया था। रामपाल कह रहा था कि 5 लाख मुआवजा और ऊपर की ये जवान औरत, अगर इसका दूसरा ब्याह सुरेश से करा दे तो दोनों को काम बन जाएगा, लड़की भी हाथ से नहीं निकलेगी और पैसे भी हमारे पास रहेंगे। जीतू बोला, पर भाभी इतनी आसानी से मानेगी नहीं। इस पर सुरेश हंसकर बोला, मानेगी कैसे नहीं? पहले उसे घर में बदनाम करो, फिर मैके वालों पर दबाव डालो, फिर जरूरत पड़े तो कोई भी ऐसा खेल खेलो कि वह खुद ही इस घर से निकलने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सुनीता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन उसने अपने मायके फोन किया और अपने छोटे भाई मुकेश को बुलाया। मुकेश शाम तक गांव पहुंच गया। सुनीता ने उसे सब कुछ बताया, जीतू की हरकतें, ससुर की धमकियां और सुरेश के साथ मिलकर रची जा रही जाजिश। मुकेश गुस्से से तिल मिला उठा। उसने कहा, दीदी, तू अभी मेरे साथ चल, 1 मिनट में इस नरक में नहीं रहने दूंगा। लेकिन जैसे ही दोनों घर से निकलने लगे, रामपाल ने गांव के 2 लोगों को बुलाकर तमाशा खड़ा कर दिया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो गांव वालों, हमारी बहू घर की इज्जत लुटाकर भाग रही है। हमने इसे बेटी बनाकर रखा था और ये हमारे घर पर दाग लगा रही है। देव की रोने का नाटक करते हुए जमीन पर बैठ गई। हाय राम, हमारे बेटे की मौत के बाद इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। गांव वालों ने बिना सोचे समझे सुनीता को घेर लिया। कोई उसे कुलच्छनी कह रहा था, कोई चरित्रहीन। मुकेश ने कहा, समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव की भीड़ सच नहीं सुनना चाहती थी। मजबूर होकर मुकेश खाली हाथ लौट गया। जाते जाते उसने बहन से कहा, दीदी, मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब सुनीता पूरी तरह उस घर में कैद हो चुकी थी। उसके फोन पर पाबंदी लगा दी गई, बाहर निकलना बंद कर दिया गया। और फिर एक दिन रामपाल ने उसके सामने एक कागज रख दिया, उस पर अंगूठा लगा दे। उसने कठोर आवाज में कहा। सुनीता ने पूछा, ये क्या है? रामपाल बोला, तेरी दूसरी शादी के कागज हैं। सुरेश तुझसे तुझे अपनाने के लिए तैयार है। तेरी भी जिंदगी कट जाएगी और हमारा भी बोझ उतर जाएगा। सुनीता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैं शादी नहीं करूंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। तभी जीतू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, ये तो चुपचाप शादी कर ले, या फिर हम ऐसा इल्जाम लगाएंगे कि तू जिंदगी भर जेल में चढ़ेगी। सुनीता ने हाथ झटके से छुड़ाया और कमरे में भाग गई। उस रात उसने पहली बार मर जाने का सोचा था, लेकिन तभी उसकी नजर मोहन की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर के पीछे एक पुराना कागज रखा था। मोहन की लिखावट एक छोटा सा नोट था, अगर मुझे कहीं कुछ हो जाए तो सुनीता को किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कर देना। घर में वैसे ही नहीं जैसे दिखते हैं। ये पढ़ लिखकर सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मोहन को पहले ही से इनकी जाजिश का अंदेशा था? अगले दिन मौका पाकर सुनीता ने मोहन का पुराना लोहे का बक्सा खोला। उसमें कुछ कपड़े, एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात रखे थे। डायरी के कई पन्ने खाली थे, लेकिन कुछ पन्नों पर मोहन ने ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर सुनीता के भी होश उड़ गए। मोहन ने लिखा था कि उसके पिता रामपाल बहुत कर्ज हैं और जो जीतू है वो जुए शराब में डूबा रहता है। कुछ महीने पहले रामपाल ने उससे कहा था कि अगर वह सुरेश मल्होत्रा की ट्रक पर रात की ड्यूटी कर ले तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मोहन ने डायरी में यह भी लिखा था कि उसे डर है कहीं उसके अपने ही लोग उसे किसी मुसीबत में न धकेल दे। सुनीता के हाथ कांपने लगे। क्या मोहन की मौत सच में हादसा नहीं बल्कि इनका षड्यंत्र था? क्या मुआवजे के पैसे और इनकी जिंदगी दोनों पर कब्जा करने के लिए ये पूरा खेल पहले ही रचा गया था? अब सुनीता के अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी पैदा हो चुका था। उसने फैसला किया भी इस बार चुप नहीं रहेगी, लेकिन अगली ही अकेली
बंद कमरे में कैद होकर ये सब कैसे कर सकती थी। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी काकी जिनका नाम था शांता था, कभी कभी इसके लिए दया दिखाई देती थी। शांता काकी को घर वाले पागल समझते थे क्योंकि वे खुलकर सबके सामने सच बोल देती थी। अगले दिन जब शांता काकी आंगन में आई तो सुनीता ने पानी देने के बहाने उनकी हथेली में मोहन की डायरी से पड़ा हुआ एक छोटा सा पन्ना रख दिया, जिस पर उसने कांपते हाथों में लिखा था, मुझे बचा लो, मोहन की मौत हादसा नहीं लगती है। शांता काकी ने बिना सोचे कहा। वह पर्ची अपनी साड़ी में छिपा ली। 3 दिन बीत गए। घर में दूसरी शादी की तैयारी हो चुकी थी। देवकी ने सुनीता के लिए लाल साड़ी निकाली थी। रामपाल गांव वाले से कह रहा था कि हम बहू की नई जिंदगी बसाने जा रहे हैं, लेकिन सुनीता जानती थी कि यह शादी नहीं है, उसकी जिंदगी की नीलामी थी। शादी से एक रात पहले सुरेश घर आया। उसने अकेले में सुनीता से कहा, देखो, जितना शांत रहोगी उतना अच्छा रहेगा, वरना तुम्हारे भाई को किसी झूठे केस में अंदर करवा दूंगा। सुनीता ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है ना। ये सुनकर सुरेश कुछ पल के लिए तो सन्न रह गया, फिर हंसने लगा। सबूत है तेरे पास क्या? ये कहते हुए उसने सुनीता के गाल पर थप्पड़ मार दिया। सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। उसके होठ से खून निकल आया। सुरेश झुककर बोला, कल सुबह तक तू मेरी होगी और उसके बाद तेरे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सुबह पूरे घर में शादी जैसा माहौल बन गया। 2-3 औरतें और ढोलक की हल्की थाप लगने लगी। सुनीता को जबरदस्ती लाल साड़ी पहनाई जाने लगी। वह पत्थर की तरह बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे क्योंकि अब आंसू भी सूख चुके थे। तभी बाहर से जोरदार सुनाई दिया, रामपाल दरवाजा खोल। किसी आदमी की कड़क आवाज गूंजी। घर वाले घबरा गए। रामपाल बाहर भागा। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी, साथ में मुकेश, शांता काकी और तहसील से आए 2 अधिकारी भी थे। रामपाल के चेहरे का रंग उड़ गए। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें सूचना मिली है कि इस घर में एक विधवा महिला को जबरदस्ती दूसरी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके पति की मौत भी संगीन है। रामपाल हकलाने लगा, नहीं साहब, ये झूठ है। तभी शांता काकी आगे बढ़ी और बोली, झूठ नहीं है दरोगा जी, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। इस घर ने बहू को कैद करके रखा है। मुकेश ने मोहन की डायरी इंस्पेक्टर के हाथ में दी। ये मेरे जीजा की डायरी है। उसने कहा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पुलिस ने तुरंत घर की तलाशी शुरू कर दी। रामपाल और जीतू बार बार बहाना बनाने लगे, लेकिन इस बार खेल उनके हाथ से निकल चुका था। मोहन के कमरे में कुछ पुराने कागज, एक बीमा फार्म और सुरेश ट्रांसपोर्ट ऑफिस लेटर मिले, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस रामपाल संदूक को एक पुराना मोबाइल मिला। मोबाइल मोहन का ही मोबाइल था जो हादसे के दिन से गायब था। मोबाइल चालू किया गया तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मिली। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। आवाज मोहन की थी। वे कह रहा था, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो जिम्मेदार मेरे अपने घर वाले होंगे। बाबूजी और जीतू मुझ पर सुरेश के साथ मिलकर एक गलत काम करने का दबाव बना रहे हैं और मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे डर है कि मुझे रास्ते से हटा देंगे। ये सुनते ही सुनीता की आंखों से महीनों बाद आंसू फूट पड़े। उसका सच सच निकला था। मोहन की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इंस्पेक्टर ने रामपाल की कॉलर पकड़ ली। अब बोला, क्या खेल खेला था? पहले तो रामपाल मुस्कुराता रहा, लेकिन जब सुरेश के फोन रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन सामने आए तो जीतू टूट गया। उसने रोते हुए सब कबूल कर लिया। असलियत ये थी कि रामपाल पर भारी कर्ज था। सुरेश मल्होत्रा ने उसे लालच दिया था कि अगर मोहन को रास्ते से हटा दिया जाए तो बीमा और मुआवजे के पैसे मिलेंगे और बाद में सुनीता की शादी सुरेश से कराकर उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। उसी साजिश के तहत मोहन को उस रास्ते सुरेश के ट्रक पर भेजा गया और रास्ते में ट्रक की ब्रेक से छेड़छाड़ करवा दी गई। हादसे में मोहन की मौत हो गई। उसके बाद पूरे गांव के सामने इसे एक सामान्य सड़क दुर्घटना बता दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मोहन के मरने के बाद इन लोगों ने सुनीता को घर में रोक कर रखा था ताकि मुआवजा के पैसे उसके नाम से निकलवा कर खुद हड़प सके। और जब सुनीता रास्ते का कांटा बनने लगी तो उसने जबरन दूसरी शादी सुरेश से कराने की योजना बनाई गई। ये सच सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई। जो लोग कल तक सुनीता को चरित्रहीन कह रहे थे वही आज सिर झुकाकर खड़े थे। देव की जमीन पर बैठकर रोने लगी, मुझसे गलती हो गई बहू, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस रामपाल, जीतू और सुरेश को हथकड़ी लगाकर ले जाते जाते सुरेश ने सुनीता की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही घमंड नहीं था, सिर्फ हार थी। रामपाल चिल्ला रहा था, बहू हमें माफ कर दे, लेकिन सुनीता पत्थर बनी खड़ी रही थी। जिस घर को उसने अपना मान लिया था उसी घर ने उसके पति की जान ले ली, उसकी इज्जत पर भी दाग लगाया और उसे बेच देने की कोशिश की। ऐसे लोगों के लिए उसके दिल में अब कोई जगह नहीं बची थी। कुछ हफ्ते के बाद मोहन के केस को दोबारा जांच किया गया। अदालत ने मोबाइल रिकॉर्डिंग, डायरी, बैंक ट्रांजैक्शन और शांता काकी की गवाही ने पूरा खेल साफ कर दिया।
रामपाल, जीतू, सुरेश और तीनों को सजा हुई। मोहन की मौत की हत्या की जासूस माना गया। सुनीता को सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई और मोहन के मुआवजे के पैसे भी सीधे उसके खाते में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पहली बार उसने खुद को बेबस नहीं बल्कि मजबूत महसूस किया। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। मुकेश उसे अपने साथ शहर ले गया, जहां उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सीख लिया। जो औरत कल तक सफेद साड़ी में आंसू बहाती थी, आज दूसरी विधवा महिलाओं के लिए सहारा बन रही थी। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जहां गांव कस्बों की ऐसी औरतों को कानूनी मदद, काम और हिम्मत दी जाती है जिन्हें उनके अपने ही लोग कमजोर समझकर कुचल देना चाहते थे। 1 साल के बाद जब सुनीता पहली बार अपने गांव लौटी तो वही लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे जिन्होंने कभी उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। शांता काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटिया तू हारती तो बहुत लोग जीत जाते, लेकिन तू लड़ी इसलिए आज सच जीत गया। सुनीता ने मुस्कुराते आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे मोहन कहीं दूर से उसे देख रहा है। उसकी आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, जीत के थे। उसने मन ही मन कहा, मैंने तुम्हारे कातिलों को सजा दिलवा दी है मोहना, मैं किसी की बेबस नहीं हूँ, अपनी किस्मत खुद लिखने वाली हूँ। ये कहानी है दोस्तों, हमें एक बड़ा सबक देती है। हर रिश्ता जो ऊपर से अपना दिखाता है जरूरी नहीं कि अंदर से वैसा ही हो। कई बार सबसे बड़ा धोखा भी दे वो वही लोग दे जाते हैं जिन्हें हम अपना सहारा समझ बैठते हैं। लेकिन सच आपके साथ है तो देर भले ही हो जाए, हार नहीं होती है। एक अकेली बेबस और विधवा समझने वाली औरत भी अगर ठान ले तो अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब ले सकती है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बताइएगा। अगर आप सुनीता की जगह होते तो आप इस कहानी में क्या करते हो? सुनीता ने जो किया था वो अपने ससुराल वालों के साथ जो किया था वो गलत किया या सही किया था? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी की भावना को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। मिलता हूँ फिर एक सत्य घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।